नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हम बात करेंगे तो इसके संदर्भ में 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं, जिसमें अंतर तारक धूल परिकल्पना सिद्धांत यानी कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना सिद्धांत नेबुलर हाइपोथेसिस और बिग बैंग सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो अंतर तारक जो धूल परिकल्पना सिद्धांत है वो ऑटो स्मिड ने दिया और इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है या ग्रहों की जो उत्पत्ति है तो वो गैस और धूल के कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, फिर निहारिका की अगर हम बात करेंगे तो लाप्लास क्या कहते हैं कि एक निहारिका थी, निहारिका नेबुला, जो भी आप समझ पाए, निहारिका, उससे एक छल्ला बाहर निकलता है। ठीक है, और वो छल्ला क्या करता है, कई छल्लों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, यही जो छल्ले हैं ये अपने पितृ छल्ले की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसको हम सौरमंडल के नाम से अब जानते हैं। ये इनका निहारिका परिकल्पना सिद्धांत था। चलिए, फिर बिग बैंग सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व की बात लेमेंतेयर करते हैं कि 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ कि जो भौतिक तत्व थे और ऊर्जा थी वो एक बिंदु में सिमटी हुई थी। तब ये बिंदु क्या था ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब इस बिंदु ने फैलना शुरू किया, ठीक है, तो ये एक विस्फोट होता है और जो ये प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण थे ये होता है समूचे अंतरिक्ष में ये फैल जाते हैं और एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। तो इनका कहना यह है कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है, जो उत्पत्ति है, वो इस प्रकार हुई है। ठीक है, और लेवेंतेयर ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हम अवधारणा को मानते हैं वो बिग बैंग सिद्धांत को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आकाशगंगा की। तो आकाशगंगा क्या होता है, गैसों का एक बड़ा समूह होता है। हमारी आकाशगंगा की बात करेंगे तो उसका नाम मंदाकिनी है और मंदाकिनी के सबसे नज़दीक आकाशगंगा जो है उसका नाम एंड्रोमेडा है। चलिए आगे हम बात करते हैं सौरमंडल की। ये हमारा सौरमंडल है। तो सौरमंडल का जो प्रधान कहा जाता है वो सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। इसके ऊर्जा का स्रोत, इसके केंद्र में जो हाइड्रोजन है उसके परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना इसके ऊर्जा का स्रोत है। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और बाकी 2.5% अन्य गैसें होती हैं। ठीक है, सूर्य की अगर बात करेंगे ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पृथ्वी से इसकी माध्य दूरी यानी कि औसत दूरी जिसे कहा जाता है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। कहीं कहीं 14.96 दिया होता है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य के व्यास की बात करेंगे तो 13,92,000 किलोमीटर है। इसके सतह का ताप जो है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड का। अच्छा, इसमें सेकंड्स कहीं कहीं 20 भी होता है, कहीं 24 या 25 भी दिया होता है। ठीक है, तो वो आप अकॉर्डिंगली क्लिक करें, टिक करेंगे आपके एग्जाम्स में जो भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम सूर्य के भाग की बात करेंगे तो उसे हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 जो हैं वो आपके बाहरी हैं और 3 जो हैं वो आंतरिक हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आंतरिक भागों की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कोर आता है। उसके बाद आपका रेडिएटिव जोन है यानी कि विकिरण मंडल, और उसके बाद आता है आपका कनेक्टिव जोन यानी कि संवहन मंडल। ठीक है, अभी एक एक को देखेंगे हम क्या क्या है। ठीक, उसके बाद अगर आप बाहरी भागों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर, प्रकाश मंडल। ठीक है, उसके बाद आपका वर्णमंडल, और जो सबसे बाहरी भाग है उसको हम बोलते हैं कोरोना। और ये जो भाग है कोरोना, इसका नाम क्यों है, क्योंकि लैटिन भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है क्राउन। ठीक है, क्राउन यानी कि मुकुट। अगर आपको भी कोरोना वायरस भी याद होगा तो कोरोना उसका नाम पड़ा ही इसलिए था क्योंकि वो जो वायरस था उसकी शेप जो थी वो क्राउन जैसी थी। तो कोरोना इट मीन्स होता है क्राउन। और सूरज का ये जो कोरोना वाली लेयर है ये तभी दिखाई देती है जब सूर्य ग्रहण पर होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय पर ही ये कोरोना वाली लेयर दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि इस तरीके की शेप होती है, यहाँ से वो दिख रहा होता है और ये पूरा सूर्य ढका हुआ होता है ग्रहण के समय पर। ठीक है,
तो अब अगर प्रकाश मंडल की आप बात करेंगे तो मानव द्वारा जो दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा भाग सूर्य का मानव द्वारा दिखाई देता है तो वो है प्रकाश मंडल। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्र की। केंद्र यानी कि जो सबसे आंतरिक भाग है, ठीक है, इसकी आप अगर बात करेंगे तो इसका जो ताप होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं ना वो ठोस अवस्था में होते हैं ना वो द्रव अवस्था में होते हैं, यहाँ पर जो भी पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अभिक्रिया नाभिकीय संलयन की होती है जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती हैं, एक आपका है संलयन और एक है आपका नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य में जो क्रिया है वो आपकी संलयन की है और ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अब आगे हम बात करेंगे रेडिएटिव जोन की या फिर विकिरण मंडल की। विकिरण से आपको याद आ रहा होगा रेडियो एक्टिव जोन भी होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो ताप है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या होगा, विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुँचेगा और यहाँ से जो आपकी हानिकारक किरणें हैं जैसे कि आपकी एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ठीक है, फोटोन हो गई, ये सब निकलती हैं, लेकिन ये पृथ्वी की सरफेस में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ओजोन लेयर है और पृथ्वी का वायुमंडल ऐसा है जहां पर ये प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो लेयर है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव जोन या संवहन मंडल। कनेक्टिव यानी कि जो कनेक्ट करे। अब यहाँ से ऊर्जा निकली वो आगे कनेक्टिव जोन में पहुंची और यहीं पर आपके हाइड्रोजन के जो सेल होते हैं बने हुए वो पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है, यानी ऊर्जा आगे प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव द्वारा दिखाई देने वाले प्रकाश मंडल की, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, फोटोस्फीयर। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो ये मानव द्वारा दिखाई देता है, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य के प्रकाश मंडल पर ही कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं और इन काले धब्बों को हम क्या कहते हैं, सौर कलंक, ठीक है। यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि सौर कलंक किस लेयर पर होते हैं तो वो प्रकाश मंडल पर होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि सौर कलंक की जो बनने या बिगड़ने की प्रक्रिया होती है जिसको हम सौर कलंक चक्र कहते हैं, तो ये चक्र कितने सालों में कंप्लीट होता है, तो ये आपका 11 वर्षों में कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा कभी कभी कैसा होता है कि जो प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान है वो इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति से वो क्या है, बाहर हो जाता है और जब वो बाहर हो जाता है तो वो क्या है, अंतरिक्ष में चला जाता है, ठीक है। और यही जो ज्वालाएं हैं जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं। रंगीन प्रकाश जो ये उत्पन्न करती हैं तो ये दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इसी प्रकाश जो रंगीन प्रकाश है इसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। नाम में देखिए आपको अरोरा दोनों जगह है, बोरियोलिस ऊपर है, ऑस्ट्रेलिस नीचे है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस आप याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हमारा नीचे है, दक्षिणी ध्रुव की साइड है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो इसका बाहर की लेयर है कोरोना या किरीट भी इसे बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। इसकी हम बारे में हम बात कर चुके हैं। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देख सकते हैं और इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोरोना का मतलब ही क्राउन होता है, ठीक है। तो ये थे सूर्य के भाग। अब हम बात कर लेंगे ग्रहों की। चलिए तो अभी हमने बात की सूर्य की और सूर्य एक तारा है जिसमें स्वयं का प्रकाश है, ठीक है। अब हम ग्रहों की अगर बात करेंगे तो इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, इन्हें जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, जो प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है, ठीक है। अब मेनली आकार के अनुसार जो ग्रहों का अवरोही क्रम है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। पहले हम ये देख लें दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं और क्या उनका क्रम है, ठीक है। तो आपके सबसे पहले ग्रह कौन कौन से हैं दूरी के अनुसार, सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण, वरुण, ये इनका दूरी के अनुसार आरोही क्रम है। आरोही यानी कि बढ़ता हुआ और अवरोही यानी कि घटता हुआ। ठीक है, आरोही में सबसे पहले सबसे छोटा होगा, फिर बड़ा, इस तरीके से होगा। तो दूरी की बात है तो दूरी में आपका पास और दूर की बात रहेगी। तो सबसे पास जो है वो बुध है और सबसे दूर जो है वो वरुण है, जिसको नेपच्यून भी कहते हैं। तो कई बार जो नाम है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो वरुण ना देके सीधा हिंदी में भी नेपच्यून लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आकार की बात करेंगे तो आकार में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। उसके बाद सैटर्न आता है, शनि। उसके बाद आपका यूरेनस यानी कि अरुण, नेपच्यून वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र वीनस, उसके बाद मार्स यानी कि मंगल, और फिर आपका बुध सबसे छोटा। ठीक है, द्रव्यमान की बात करेंगे यानी कि इनके मास की, तो उसमें भी आपका बृहस्पति, शनि, उसमें देखिए वरुण पहले हो जाता है और अरुण बाद में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकार और द्रव्यमान दोनों में फर्क समझिएगा। फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध बाकी सेम है। दूरी अभी हमने देख लिया। अब बात आ जाती है परिक्रमण अवधि के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आ जाता है परिक्रमण और परिभ्रमण। तो ये सभी जो ग्रह हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये दोनों चीजें करते हैं, परिक्रमण भी और परिभ्रमण भी। अच्छा, परिक्रमण कहाँ से आया है? परिक्रमा से। परिक्रमा यानी कि किसी भी बिंदु के चारों ओर घूमना। तो परिक्रमण अगर गति की हम बात करेंगे तो इसका मतलब परिक्रमण क्या है? जो सूर्य के चारों तरफ ये परिक्रमा लगाते हैं वो इनकी परिक्रमण गति है, और जो ये अपनी धुरी पर घूमते हैं वो इनकी परिभ्रमण गति है। ठीक है, तो अब परिक्रमण की अगर बात करेंगे तो उनमें आरोही क्रम जो है वो कैसे कैसे है, यानी सबसे पहले जो सबसे कम समय में कर लेता है फिर ज़्यादा, तो वो आपका देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनकी दूरी के हिसाब से ही है। ठीक है, यानी जो जितना दूर होता जाएगा उतना ज़्यादा टाइम ले रहा है वो परिक्रमा करने में। ठीक है, चलिए तो अब एक एक ग्रह देख लेते हैं जिनकी कुछ कुछ खास बात जो एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। बुध की अगर बात कर लें, ये सबसे पास का ग्रह है। 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा को कंप्लीट करता है। इसे मरकरी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, आपका दिन बहुत गर्म है और रातें बहुत ज़्यादा बर्फीली होती हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र को हम, आपने सुना होगा भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सारे जो कोटेशंस हैं वो सारी की सारी शुक्र के लिए आती हैं। ठीक है, और ये आकार में तथा द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस पर वायुमंडल की बात करेंगे तो इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% तक होती है। ठीक है, और इसी कारण इसे प्रेशर कुकर की दशा यहाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है? तो ना बुध का है ना शुक्र का है। ठीक है, उसके बाद हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं। तो चलिए तो अब पृथ्वी की बात कर लेते हैं। इसकी आकृति जो होती है वो जियोइड होती है। जियोइड का मतलब क्या है कि दीर्घ वृत्ताकार, यानी ये प्रॉपर गोल ना हो, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इस वजह से इसे जियोइड आकृति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक अक्ष ध्रुवीय व्यास जो है वो 12714 किलोमीटर है। ठीक है, भूमध्य रेखीय व्यास इसका 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें जलीय भाग जो है वो 71% है और स्थलीय भाग जो है वो 29% है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी अनुमानित आयु जो है वो 4.6 बिलियन वर्ष है। उसके बाद इसका परिभ्रमण और परिक्रमण समय ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परिभ्रमण जो समय है इसका, परिभ्रमण यानी कि जो अपनी ही धुरी पर ये घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। और परिक्रमण समय यानी कि जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसका समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 4 सेकंड है। ये सारे 5-5 घंटे मिलकर और ये 48 मिनट 4 सेकंड मिलकर 4 सालों में एक दिन कंप्लीट करते हैं, जिससे हमारे 366 डेज हो जाते हैं और फरवरी जो है वो हमारी 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, जो आपका परिभ्रमण होता है उसके कारण दिन रात होते हैं।
और जो परिक्रमण होता है उसके कारण आपकी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण है और दिन रात आपके किस गति के कारण है। ठीक है, इसका परिक्रमण वेग है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड और परिक्रमण मार्ग की लंबाई है 96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से माध्य दूरी अभी हमने देखी थी, औसत दूरी 14.98 किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय 8 मिनट 18 सेकंड का लगता है। चंद्रमा से दूरी, इसका एकमात्र उपग्रह जो है वो हमारा मून चंद्रमा है। ठीक है, उससे दूरी 38,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर है? नेपाल में है। ये हमने भारत के भूगोल में पढ़ा था। ठीक है, समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कहाँ पर है? मैरियाना ट्रेंच। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। चलिए, तो अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। पृथ्वी से माध्य दूरी इसकी 3,84,365 किलोमीटर है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि जो है इसकी, तो परिक्रमण काल है इसका 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड। ठीक है, और इसकी घूर्णन अवधि जो है, जो परिभ्रमण है, वो भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड है। यानी इसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही काल सेम होते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल जो है वो अनुपस्थित है। उसका व्यास जो है 3,476 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा की सतह का जो अदृश्य भाग रहता है वो कितना रहता है? 41%। ठीक है, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत जो है उसकी ऊंचाई 35,000 फीट है और वो पर्वत का नाम है लीबनिट्ज पर्वत, जो चंद्रमा के सदर्न पोल पर है। ठीक है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए, नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल के को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सतह है वो लाल है आयरन की अधिकता के कारण। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, और डीमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। ठीक, फिर मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो निक्स ओलंपिया है। ये कई बार आपसे पूछा गया है। चंद्रमा का भी हमने देख लिया था, मंगल ग्रह का ये हो गया। ठीक है, और ये जो निक्स ओलंपिया है ये एवरेस्ट से 3 गुना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेंगे जुपिटर यानी कि बृहस्पति की। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये अभी पता ही है। 79 इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं और सबसे बड़े उपग्रह की बात करेंगे तो ये गैनीमीड है। ठीक है, और ये गैनीमीड जो है वो सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे कि जो डीमोस था वो सबसे छोटा उपग्रह था सौरमंडल का भी। ठीक है, बाकी इसके हैं आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मीथिया, ये सारे इसके उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटर्न या शनि की। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। ठीक है, और इसको गैसों का गोला भी कहा जाता है या ग्लोब ऑफ गैसेस। ठीक है, एक इसका उपग्रह है फोबे, जो शनि की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है, और शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे यूरेनस यानी कि अरुण। ठीक है, इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और जो इसकी दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। अच्छा, 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं। ठीक है, जो कि सूर्य की भी गति है। कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ से दूसरा और यहाँ से दूसरा। यानी कि अगर हम बात करें शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं, या फिर वो पूछ ले अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में। बाकी सारे जो ग्रह हैं वो आपके पश्चिम से पूर्व में गति करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारी पृथ्वी भी। अच्छा, इस ग्रह में वलय पाए जाते हैं, शनि में भी आपके वलय पाए जाते हैं। ठीक है, वलय यानी कि रिंग्स। ठीक है, अच्छा,
जो यूरेनस है उसके रिंग्स जो हैं उनको क्या कहते हैं आप? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वरुण की बात आ जाती है। ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। और अब ये देखिए यूरेनस, नेपच्यून जो हैं ये बहुत ठंडे ग्रह हो जाते हैं क्योंकि सूर्य से ये काफ़ी दूरी पर हैं। ठीक है, और इसका जो मुख्य उपग्रह है उसका नाम है ट्राइटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा टाइटन जो है वो शनि का है और ट्राइटन जो है वो वरुण का है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, पहले एक प्लूटो और ग्रह हुआ करता था जिसको ग्रह मानते थे। ठीक है, लेकिन फिर 24 अगस्त 2006 प्राग यहाँ पर सम्मेलन हुआ IAU का। IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। यहाँ पे 75 देशों के 2500 वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में ये माना गया कि जो प्लूटो है यानी कि जो यम है उसकी कक्षा नेपच्यून के ऑर्बिट को ओवरलैप करती है। ठीक है, यानी कि वो क्या है, यहाँ घुस जाता है नेपच्यून का जो भी ऑर्बिट है। ऑर्बिट यानी कि नेपच्यून की कक्षा, जो जिस कक्षा में वो गति करता है, परिक्रमण करता है। ठीक है, तो इस कारण ये मान लिया गया कि इसको ग्रह नहीं माना जा सकता क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो अपनी ही कक्षा में गति करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 4, इसके साथ 3 और ग्रह भी थे जिन्हें बौने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दे दी गई थी। तो वो कौन कौन थे? एक तो आपका शनि हो गया यानी कि प्लूटो हो गया, उसके बाद एक हो गया सीरीस, एक हो गया आपका कैरन और एक हो गया आपका UB313। ठीक है, तो ये सारे आपके जो ग्रह थे इनको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया। कब से? 24 अगस्त 2006 की एक सम्मेलन में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों की और उनकी विशेषताओं की। ठीक है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे शोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटो, मध्य मंडल मीजो, आयन मंडल आयनो। ठीक है, और बहिर्मंडल एक्सो। ठीक है, तो चलिए होता क्या है, ये आपकी जो एक्सोस्फीयर है वो सबसे बाहर वाली लेयर है और जो ट्रोपोस्फीयर है वो सबसे अंदरूनी यानी अंदर की लेयर है जब हम पृथ्वी से ऊपर की साइड बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो हर एक 165 मीटर की ऊंचाई पर इसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। ठीक है, यानी कि ठंडा होता जाता है। जो भी आपकी मौसमी घटनाएं हैं वो यहीं पर घटित होती हैं। जल वाष्प, धूल के कण, आर्द्रता आदि आपके ट्रोपोस्फियर में होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे समताप यानी कि स्ट्रेटोस्फियर की। यह परत वायुयान चालकों के लिए आदर्श होती है, यानी कि जो आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं, प्लेन्स वगैरह, वो आपके स्ट्रेटोस्फियर में होते हैं। इसी मंडल में ओजोन परत होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग इसको शोभ मंडल लगा कर आते हैं यानी कि ट्रोपोस्फियर। दोनों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार आपको पूरे हिंदी के नाम नहीं दिए होते हैं, ट्रोपोस्फियर को ट्रोपोस्फियर दे देते हैं वो हिंदी में लिख के। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल की बात आएगी। इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे क्या था, यहाँ पर आपका जो डिग्री सेल्सियस था वो गिरावट आ रही थी, लेकिन मध्य मंडल में जो है आपकी वो कमी हो जाती है टेम्परेचर में। ठीक है, उसके बाद आयन मंडल की बात करेंगे। आयन तो आपको आयन से ही समझ में, आयन क्या होते हैं, प्लस और माइनस, ये हमारे आयन होते हैं। ठीक है, तो इस मंडल में क्या होता है, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं यहाँ पर। इसीलिए पृथ्वी से भेजी गई जो रेडियो तरंगें होती हैं वो यहाँ से वापस लौट के आती हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इसीलिए जो आपके सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो रेडियो, टेलीविज़न जो भी है उसका प्रसारण यहीं से होता है। ठीक है,
यहाँ ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। बहिर्मंडल की बात करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है। बहिर्मंडल से ही संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं। बहिर्मंडल और आयन मंडल की जो बीच की लेयर होती है, जहाँ पर आयन मंडल खत्म हो रहा हो और बहिर्मंडल शुरू हो रहा हो, तो बेसिकली वो आयन मंडल में ही आते हैं उपग्रह। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं चट्टानों की। तो चट्टानों की अगर बात करेंगे, देखिए आग्नेय, आग्नेय यानी कि अग्नि से आग्नेय, यानी कि जो भी चट्टानें आपकी ज्वालामुखी से निर्मित हैं उन्हें हम आग्नेय कहते हैं। अवसादी, जो भी आपके अवसादों से निर्मित हैं उसको हम अवसादी कहेंगे, यानी आपके हड्डियाँ हो गई, धरती में आपके पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें हो गए। ठीक है, तो जो भी अवसाद से निर्मित हैं वो आपकी चट्टानें जो हैं वो अवसादी कहलाती हैं। ठीक है, तो 3 तरीके की चट्टानें हैं। इसमें आपसे बेसिकली यही पूछा जाएगा कि आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से क्या बना, यानी कि ग्रेनाइट है तो वो ग्रेनाइट रूपांतरित होकर क्या बनाता है, नीस। बेसाल्ट है वो शिस्ट, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बनता है। ठीक है, अब अवसादी के कुछ उदाहरण हैं कि आपका शेल से क्या बन गया, स्लेट बन गया। चूना पत्थर से आपका संगमरमर बन गया। चाक डोलोमाइट से भी संगमरमर बना। बालुका पत्थर से आपका क्वार्ट्जाइट बन गया। कांग्लोमरेट से क्वार्ट्जाइट बन गया। और कोयला से आपका ग्रेफाइट बन गया। ठीक है, अब क्या होता है कि रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से जो शैल बनते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा जो स्लेट थी वो हमारी शैल, जो अवसादी चट्टान है उसका रूपांतरण है। अब इसका फिर से जब रूपांतरण होता है उससे फाइलाइट बनता है। ठीक है, फाइलाइट से क्या होगा, फाइलाइट से देखिए फिर से शिस्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि ये एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद गैब्रो, गैब्रो से आपका सर्पेंटाइन बनता है। तो ये आपका सीधा मैच द फॉलोइंग में आएगा या फिर कौन सा सुमेलित है या नहीं है उसमें आएगा। ठीक है, चलिए अब हम वायुमंडल की प्रमुख गैसें देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन, ये आपका कई बार सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कौन सी है फिर कौन सी है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, बाकी की जो है आपका जो बचता है उसमें ये सारी गैसेस हैं। कई बार लोग बाग ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बाद आपका ऑर्गन आता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन, क्रिप्टोन, हीलियम, जेनॉन, फिर हाइड्रोजन है। ठीक है, मेनली इतनी ही गैसेस आपसे पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व की। ठीक है, अच्छा यहाँ आप इसको पॉइंट आउट करिएगा कि भूपर्पटी में पाया जाने वाला जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर आपका सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, लेकिन अगर वो कहेगा कि भूपर्पटी में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा धातु कौन सी है तो आप एल्यूमिनियम लगाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार हम गलत करके आते हैं। आपको ये देखना है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर की क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है। ठीक है, तो इनमें फिर उसके बाद इनमें जो असंगति है वो पाई जाती है, उसका हम अध्ययन आगे करेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर वो तत्व की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन है, और अगर धातु की बात कर रहा है तो वो एल्यूमिनियम है। चलिए अब बात कर लेते हैं विश्व की प्रमुख कुछ भौगोलिक खोजों की। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आर एमंडसन कहाँ के थे, ये नॉर्वे के थे। उसके बाद उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, रॉबर्ट प्रियरी। ठीक है, ये कहाँ के थे, अमेरिका के। पश्चिमी द्वीप समूह 1492 में दक्षिण अमेरिका, इसकी खोज किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड की बात करते हैं, जॉन कैवेट। कैप्टन कुक जो थे वो हवाई द्वीप समूह की खोज की इन्होंने। कोपरनिकस, पोलैंड। ठीक है, और सौरमंडल। फिर उसके बाद फर्दिनंद द लेपेप्स, इन्होंने स्वेज नहर का निर्माण। केपलर, ग्रहों की गति का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिंडबर्ग, प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। वास्को डिगामा, केप ऑफ गुड होप की खोज की, भारत आए। हिस्ट्री में भी हम पढ़ चुके हैं, जमोरिन जो थे उन्होंने कालीकट के तट पर इनका स्वागत किया था। उसके बाद फ्रिट्ज ज़ॉफ नॉनसेन, ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी। मैगलन, विश्व का भ्रमण, अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, अब हम विश्व की कुछ प्रमुख वनस्पतियों की बात करते हैं। ये आपका देखिए इसी नाम से आती है, जैसे ट्रोपोफाइट है तो वो ट्रोपोफाइट ही होगा। ठीक है, इसमें आपका और कोई हिंदी नहीं आएगी, तो इसमें सीधे ये पूछा जाता है कि ये वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं।
ट्रोपोफाइट की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पतियों में, उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि इक्वेटर जो आपकी विषुवत रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र, ऊपर 10 डिग्री और नीचे 10 डिग्री, यानी नॉर्थ 10 डिग्री और साउथ 10 डिग्री आपका उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र है। उसके बाद हाइग्रोफाइट, हाइग्रो से आपको समझ में आना चाहिए, हाइग्रो मतलब आर्द्रता, ठीक है, ये हम साइंस में भी पढ़ेंगे। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता को नापने के लिए होता है, और हाइड्रो जब आएगा तो वो जल से संबंधित है, ठीक है। तो ये दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता को नापने के लिए, ठीक है। उसके बाद ज़ेरोफाइट की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, ठीक है। ज़ेरो देखो आप जीरो से भी याद रख सकते हो। ज़ेरोफाइट्स यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थल में जीवन जो है पेड़ पौधों का बहुत कम है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर होता नहीं है। तो ज़ीरो से आप ज़ेरो को कनेक्ट करके मरुस्थलीय क्षेत्रों को याद रख सकते हैं। हाइड्रोफाइट मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रो यानी कि जल, तो जो जल में प्लावित है यानी कि जल में जो डूबी हुई वनस्पति है उसको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। मेसोफाइट यानी कि शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो आपके बाद होता क्या है, ये आपकी इक्वेटर है, इसके बाद जो जोन आता है वो उष्ण होता है दोनों साइड, ठीक है। जब भी हम किसी जोन की बात करेंगे तो वो नॉर्थ और साउथ में सेम होगा, सेम डिग्री तक। उसके बाद आता है आपका उपोष्ण, ठीक है, जहाँ पर सर्दी और गर्मी का कॉम्बिनेशन पाया जाएगा। फिर आपका आता है शीतोष्ण, और फिर आपके आते हैं टुंड्रा और टैगा रीजन, ठीक है, यानी कि जो बहुत बिल्कुल बर्फ जमी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मेसोफाइट हो गया आपका शीतोष्ण, और क्रायोफाइट हो गया आपका टुंड्रा एवं शीत प्रधान, जैसे अभी हमने बात की, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और टुंड्रा। उसके बाद हेलोफाइट की बात करेंगे, जो नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है, यानी कि जो समुद्री एरिया में पाई जाने वाली वनस्पति है उसको हम हेलोफाइट्स बोलेंगे, क्योंकि जहाँ समुद्र होगा वहीं आपका नमक होगा, जिनको हम मैनग्रूव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद लिथोफाइट की बात करेंगे, जो कड़ी चट्टानें हैं उनमें उगने वाली वनस्पति को हम लिथोफाइट बोलते हैं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कुछ जल संधियाँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मलक्का संधि की। तो ये क्या करती है, अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है। बेसिकली अगर देशों की बात आएगी तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है। ये आपका मलेशिया हो गया, ये आपका इंडोनेशिया हो गया, तो यहाँ पर ये इसकी स्थिति है, ठीक है। उसके बाद पाक जल संधि की बात करेंगे, पाक खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका और भारत को ये जोड़ती है, ये है आपकी पाक जल संधि, ठीक है। उसके बाद सुंडा जल संधि की बात करेंगे, जावा सागर तथा हिंद महासागर में है, और ये यहाँ पर ये इंडोनेशिया को जोड़ती है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद युकाटन आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर मैक्सिको और ये क्यूबा को जोड़ती है, तो यहाँ आपका ये यमन होता है और यहाँ जिबूती। नेक्स्ट आपकी कुक जल संधि, ये आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को जोड़ती है, ये है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये है आपका आयरलैंड और इंग्लैंड वाला पोर्शन, ठीक है। फिर बेरिंग जल संधि की बात करते हैं, तो बेरिंग जल संधि आपकी यहाँ ये अलास्का वाला रीजन, ठीक है, और ये आपका रशिया, ठीक। तो जब आप मैप को देखते हैं, ये हमारा खुला हुआ मैप है, जब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अलास्का और रशिया वाला जो रीजन है ये एक साथ हो जाएगा, यहाँ आपकी बेरिंग जल संधि है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेरिंग सी है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी बास्पोरस, बास्पोरस जो है वो ब्लैक सी और मरमरा सी, कहाँ पर, टर्की के पास, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका तुर्की होता है, यहीं आपका ब्लैक सी है और यहीं आपका मरमरा सी है, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बास्पोरस। फिर आपकी दो जल संधियाँ और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। एक आपकी हो गई हरमुस, ठीक है। हरमुस कहाँ है, आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, ओमान और ईरान के बीच, और ओमान और ईरान के बीच आपका ये यहाँ आती है, ठीक है। उसके बाद हडसन, हडसन आपकी कहाँ है, कनाडा, यहाँ पर आपकी हडसन की खाड़ी होती है, और यहाँ पर आपकी हडसन जल संधि जो कि आपकी हडसन की खाड़ी और ये आपका अटलांटिक महासागर है इसको मिलाती है। उसके बाद जिब्राल्टर की बात कर लेंगे, जिब्राल्टर आपकी स्पेन और मोरक्को को मिलाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेन और मोरक्को वाला रीजन,
तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियां थी। चलिए अब हम कुछ प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नील की बात करेंगे। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और ये भूमध्य सागर में गिरती है। फिर ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, यहाँ पर आप इसकी लंबाई भी देख सकते हैं। उसके बाद अमेज़न की बात करेंगे, लेगो विल्फेरा से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। एक बार आप इनकी स्थिति ज़रूर देख लें कि कहाँ पर आपका भूमध्य सागर है, कहाँ अटलांटिक सागर है। ठीक है, वैसे अभी हमने जल संधियाँ देखी, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद मिसिसिपी की बात करते हैं, रेड रॉक स्रोत मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, यांगसी तिब्बत के पठार से और ये चाइना सी में गिरती है। उसके बाद वांगो क्युनलुन पर्वत, ये चिहिल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, उसके बाद आपकी कांगो लोआलिया ला पूला नदी संगम से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थान है और अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। ठीक है, उसके बाद मैकेंजी फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ट सी में गिरती है ये। ठीक है, फिर आपकी नाइजर आ गई, ये गिनी से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, वोल्गा ब्लोडाई पठार रूस से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, राक्षस ताल से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट है आपकी डैन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर जर्मनी में गिरती है। फरात कारासुन और मूरत शत अल अरब में ये गिरती है। उसके बाद डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया और मरे नदी में ये मिलती है जाके। ठीक है, मरे ऑस्ट्रेलिया के एल्प्स से और हिंद महासागर में ये गिरती है। ठीक है, उसके बाद आपकी गंगा नदी गोमुख से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यूराल आपकी दक्षिण यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, उसके बाद कोलोराडो रिवर ग्रेट कंट्री से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इरावदी माली और मामी नदी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, म्यांमार की रिवर है ये। ठीक है, ओरिनाको सेरापेरामा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। चलिए अब हम देख लेते हैं विश्व की जो महाद्वीप हैं उनकी सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं। तो एशिया की है यांगसी। ठीक है, चाइना की रिवर है ये, अफ्रीका में नाइल, उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी, दक्षिण अमेरिका की अमेज़न, यूरोप वोल्गा, ऑस्ट्रेलिया मरे, अंटार्कटिका की गोमेद। चलिए अब देख लेते हैं विश्व के कुछ प्रमुख पठार। ठीक है, पामीर का पठार यानी कि तिब्बत का पठार चाइना में पड़ता है। कोलंबिया का संयुक्त राज्य अमेरिका, अनातोलिया का तुर्की। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि टर्की में हमने कौन सी जल संधि देखी थी। प्रायद्वीपीय पठार भारत में, शान का पठार म्यांमार, मध्य साइबेरिया का पठार रूस, फिर उसके बाद अलास्का यूकान का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ईरान का पठार ईरान, ब्राज़ील का ब्राज़ील, फिर गुयाना जो है आपका वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, इन चारों में मिलाकर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका पैटागोनिया अर्जेंटीना में, मेघालय तो भारत में है ही, छोटा नागपुर पठार भारत में है, पोतवार कई बार पूछा गया है पाकिस्तान में है, कोरात थाईलैंड में है, बोलीविया का बोलीविया हो गया। उसके बाद कोलोराडो अभी रिवर भी थी हमने देखी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद यही आपके इम्पोर्टेंट है। चलिए तो अब देख लेते हैं महाद्वीपों के कुछ स्थल अवरुद्ध देश। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते बैठें तो आप मैप को साथ लेके बैठें, जिससे कि आप वो चीज़ें साथ के साथ मैप में देखते जाएं और आपको अच्छे से वो रिकॉल रहें। ठीक है, तो एशिया की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और लाओस। ये सारे स्थल अवरुद्ध देश हैं और कई बार ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्थल अवरुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड, यानी जिसके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। ठीक है, अफ्रीका की बात करेंगे, इथियोपिया, नाइजर, माली, दक्षिण सूडान, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, बोत्सवाना, बुरुंडी, चैड, लेसोथो, रवांडा, मलावी, बुर्किनो फासो, लेसोथो और स्वाजीलैंड। ठीक है, फिर आप दक्षिण अमेरिका की बात कर लीजिए, पराग्वे और बोलीविया है। यूरोप की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड, अंडोरा, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, वेटिकन सिटी, बेलारूस, चेक गणराज्य, हंगरी, मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, माल्डोवा और लिक्टेंस्टीन। एक बार इसको यहाँ पर पॉज करके और आप इन सारे देशों को मैप के साथ और देखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। पहली होती है आपकी मैगीनॉट रेखा। ये फ्रांस को जर्मनी और इटली से अलग करती है। ज़्यादातर एग्जाम में फ्रांस और जर्मनी दिया जाता है। 49th पैरेलल लाइन यानी 49वीं समानांतर रेखा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और 38 उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। आर्डर्न लाइन पोलैंड और पूर्व जर्मनी को पृथक करती है। फिर हिंडनबर्ग आती है, ये जर्मनी और बेल्जियम फ्रांस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। चलिए तो अब हम विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 तरीके के घास के मैदान होते हैं। जहाँ से आपकी इक्वेटर जाती है तो उसके ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ में जो होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और ऊपर आपके शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम उष्णकटिबंधीय की बात करें तो देखिए ब्राज़ील में होता है आपका कैंपास। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका कैंपास। ठीक है, उसके बाद सेल्वास आपका जो है वो अमेजन नदी की घाटी में है। यहाँ आपका होता है सेल्वास, मैं नंबर 1 2 से डिनोट कर दे रही हूँ। फिर लानोज है आपका वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला आपका ऊपर यहाँ पर पड़ता है, यहाँ आपका हो गया लानोज। ठीक है, और उसके बाद आपका जो पंपास है वो आपका नीचे पड़ता है और ये पंपास आपका पड़ता है अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका, ये हमारा पूरा दक्षिण अमेरिका हुआ, इसके घास के मैदानों को एक सही क्रम में लगाएं। तो अगर हम सही क्रम में लगाएं तो सबसे पहले आता है लानोज, फिर आता है सेल्वास, फिर आता है कंपास और उसके बाद आता है आपका पंपास। तो इसके लिए अगर हम एक ट्रिक पर चल सकते हैं कि लाल सिंह चले परदेस। ठीक है, लाल से आपका हो गया लानोस, सिंह से हो गया आपका सेल्वास, च यानी कि सी से हो गया आपका कंपास और परदेश से हो गया आपका पंपास। तो ये आपके सारे दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं, उष्ण भी और शीतोष्ण भी। ठीक है, उसके बाद हम पटाना की बात कर लेंगे। तो ये पटाना आपके यहाँ पर श्रीलंका में पाए जाते हैं। ठीक है, अब शीतोष्ण वाले देख लेते हैं। शीतोष्ण की बात करेंगे तो पंपास अभी हमने देख लिया अर्जेंटीना में है। उसके बाद वेल्ड्स की बात करेंगे तो वेल्ड यहाँ दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रेयरी की बात आप करेंगे तो प्रेयरी आपका यहाँ यूएसए और कनाडा वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद पुस्टाज की बात करेंगे तो पुस्टाज आपके यहाँ पर यूरोप के रीजन में पाए जाते हैं, ये हंगरी वगैरह में। ठीक है, उसके बाद स्टेपीज़ की बात करेंगे तो एशिया और जो यूरोप वाला रीजन है यहाँ पर आपका ये स्टेपीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, मंचूरिया आपका चाइना, यहाँ पर जो मंगोलिया वाला रीजन है यहाँ पर आपके होते हैं मंचूरिया। उसके बाद टुंड्रा की बात करेंगे तो जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं यहाँ पर आपके टुंड्रा, और कैंटरबरी की बात करेंगे तो ये आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ महासागरीय गर्तों की बात करेंगे। प्रशांत महासागर में आपका मैरियाना ट्रेंच है, टोंगा है, क्यूराइल है, टास्करोस एल्यूशियन है। अटलांटिक महासागर आपका ये है। ठीक है, साउथ सैंडविच, रोमशे, प्यूर्टो रिको। ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर यहाँ है आपका, ये सुंडा और डायमेंटीना। उसके बाद आर्कटिक, मोलॉय। चलिए अब कुछ स्थानीय पवनों की बात कर लेते हैं जो आपसे मल्टीपल टाइम्स पूछी गई हैं और ये ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग में आती हैं कि ये कौन से देश में बहती हैं। तो चिनूक जो है वो आपका यूएसए कनाडा, फोन या फोहन आ जाए आपका स्विट्ज़रलैंड, सिराको इटली। ठीक है, और स्पेन। उसके बाद खमसेन आपकी मिस्र में या इजिप्ट आ जाए, सिमूम अरब के रेगिस्तान में, हरमट्टन आपकी सहारा मरुस्थल, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, सांता आना यूएसए। ठीक है, चिनूक और सांता आना दोनों आपकी यूएसए में है, जोंडा अर्जेंटीना। ठीक है, अभी अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान देखे थे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सेंटा एना आपकी दक्षिण कैलिफोर्निया में हो गई, जो कि अभी हम यूएसए देख ही रहे थे। ठीक है, 2 बार लिखा हुआ है यहाँ। ब्लैक रोलर आपकी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। ठीक है, लू भारत, डॉक्टर विंड गिनी तट में। ठीक है, नॉर्वेस्टर्स। ठीक है, नॉर्वेस्टर को हम काल वैसाखी भी बोलते हैं।
और बंगाल और उड़ीसा में इसे कालबैशाखी बोला जाता है, असम में इसे वारदोली बोला जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ गर्म पवनें। अब ठंडी की बात कर लेते हैं। तो मिस्ट्रल फ्रांस में है, बोरा इटली में है, ब्लिजर्ड साइबेरिया में है, यूएसए और कनाडा यानी जो ऊपर आपका रीजन रहता है बर्फ़ वाला। ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में है, कई बार पूछी गई है। बुरान साइबेरिया हो गई, लेवांटर दक्षिणी स्पेन और फ्रांस। उसके बाद आपकी पैम्पेरा हो गई अर्जेंटीना उरुग्वे, पापागोया हो गई मैक्सिको तट पे, विली वाव हो गई अलास्का और पुरगा हो गई आपकी टुंडा प्रदेश में। चलिए अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये। टॉर्नेडो कैरिबियन में, टाइफून चीन सागर, विली विली ऑस्ट्रेलिया, अभी हमने पवन भी सुनी थी, हरिकेन उत्तरी अमेरिका, टेक्सास मैक्सिको फ्लोरिडा इन सब के तटीय क्षेत्रों में, बोगियो फिलीपींस। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ विश्व की प्रमुख जनजातियों की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पिग्मी। ये कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है ये, गैबॉन युगांडा दक्षिण पूर्व एशिया फिलीपींस ये सारे क्षेत्रों में। ठीक है, नीग्रियो समूह के इस प्रजाति के लोगों का कद विश्व में सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा किसका कद है, कौन सी जनजाति है? पिग्मी। उसके बाद बोरो की बात करेंगे, ये पश्चिमी अमेजोन बेसिन में है, ब्राज़ील पेरू कोलंबिया वाले क्षेत्र में। तो बोरो आ जाए तो कौन सा? अमेजोन बेसिन। ठीक है, और ये आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करती है, यानी कि किसान होते हैं ये लोग। उसके बाद एबोरिजिन्स, ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, आइनू जापान के। ठीक है, बंतू नीग्रिटो जनजातियों का परिवार है और ये आपकी अफ्रीका के भूमध्य रेखीय भागों में रहती हैं। किम्यू जुलू गांडा आदि भी यहाँ की जनजातियाँ। तो जुलू बहुत पूछी जाती है और बद्दू बहुत पूछी जाती है, बंटू सॉरी। फिर आपकी बर्बर आ जाती है, ये भी उत्तरी अफ्रीका के त्रिपोली के पश्चिम में मोरक्को में निवास करती है। ठीक है, कहाँ पर? कॉकेशस जहाँ पर पर्वत है। ब्लैक फेलो आ गई आपकी, ये ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी हैं। उसके बाद बुशमैन बहुत पूछी जाती है मल्टीपल टाइम, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, और ये जो होते हैं ये आखेटक होते हैं, यानी कि शिकार करते हैं। ठीक है, इसी के समरूप एक और जनजाति है, उसको हॉटैनटाट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद बिंदुबू हो गई, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। चुक्शी हो गई, ये पाल्को एशियाई भाषा बोलती है और ये उत्तर पूर्वी साइबेरिया की जनजाति है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी इन्यूट, ये उत्तरी अमेरिका के एस्किमो होते हैं। एस्किमो कौन होते हैं? जो बर्फीले एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, जिनके घर बर्फ़ के होते हैं, तो वो वाला जो एरिया है उसको इन्यूट बोलते हैं। फिर जारवा हो गई, ये दक्षिणी अंडमान की एक जनजाति है। किक्यूगू हो गई, ये कीनिया की एक जनजाति है। उसके बाद आपकी खिरगिज़ आ गई, ये तुर्की भाषा की मंगोल प्रजाति की जनजाति है। ठीक है, खिरगिज़ टर्की, और ये स्टेपीज क्षेत्रों में बसे हुए होते हैं, अभी हमने देखा था। ठीक, उसके बाद कुर्द आ गई, ये ईरान इराक अर्मेनिया अज़रबैजान। लैप्स दक्षिण स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद माओरी न्यूजीलैंड, मसाई कीनिया और तंजानिया, पापुआन पापुआ न्यू गिनी, सैमियोइड ताइमर प्रायद्वीप। ठीक है, श्वेत सागर और उत्तरी सागर के तट और द्वीपों पर। उसके बाद शान आ गई आपकी दक्षिण चीन में, म्यांमार थाईलैंड यहाँ सब पर पाई जाती है। उसके बाद तातर, ये साइबेरिया में रहने वाले लोग हैं। चलिए आगे देख लेते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, माउंट एटना इटली सिसली बहुत बार पूछा गया है। इरेबस आपका अंटार्कटिका में हो गया, फ्यूजियामा जापान में हो गया, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में हो गया। अच्छा, इसके साथ ही रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर के क्षेत्र को। ठीक है, उसके बाद मोना लोआ हो गया आपका हवाई द्वीप पर। ठीक है, उसके बाद माउंट पीली हो गया मार्टिनिक द्वीप पर। हेक्ला हो गया आपका आइसलैंड। विसुवियस नेपल्स की खाड़ी इटली, कई बार इटली दे दिया जाता है, नेपल्स की खाड़ी नहीं दिया जाता। ट्रॉम्बली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर। ठीक है, उसके बाद देवबंद हो गया आपका ईरान, कोह सुल्तान हो गया ईरान। ठीक है, एल्बुर्ज हो गया आपका जॉर्जिया में। ठीक है, माउंट अरारात अर्मेनिया, किलीमंजारो तंजानिया। ठीक, उसके बाद कटमई अलास्का, गुल्लाशोरी चिली, लेंस्कर चिली, सेमेरू इंडोनेशिया, माउंट डिनजेव जापान, क्राकाटाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडोनेशिया। माउंट कैमरून कैमरून अफ्रीका में है। माउंट कीनिया कीनिया में हो गया। ठीक है, माउंट पोपा आपका म्यांमार में हो गया। चिम्बेरेजो इक्वेडोर,
माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद किलायू हवाई द्वीप पर, प्यूरेस कोलंबिया, सेंगे इक्वेडोर, ठीक है, टेम्बोरा इंडोनेशिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ज्ञानास्त्र विश्व का भूगोल। आशा है आपको इस एक वीडियो में बहुत अच्छे महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे जिनसे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।